Good morning, students. Today we are going to start chapter 8 of civics, a shirt in the market. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक शर्ट की स्टोरी, जिसकी शुरुआत होती है खेतों में पैदा होने वाली कॉटन से और एक सुपरमार्केट में उसकी बिक्री के साथ। तो आखिर इस खरीद फरोख्त में कौन लोग जुड़े हुए हैं, किसको कितना फ़ायदा पहुंचता है, कौन ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स कम मिलते हैं, तो हम जानेंगे इस चैप्टर के जरिए। सो लेट्स कम वी शैल फाइंड आउट। तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ, और ये स्टोरी है एक कुरनूल गांव की। तो कुरनूल गांव में एक छोटी किसान है जिसका नाम है स्वप्ना, और वो एक अपने छोटे से खेत के टुकड़े में कॉटन की फसल लगाती है। कॉटन की फसल पक चुकी है और कॉटन निकालने का काम शुरू हो चुका है, और कुछ समय के पश्चात जब उसकी कॉटन पूरी तरह से वो निकाल लेती है तो उसे कलेक्ट करके वो लेके जाती है बेचने के लिए। तो बजाय कि वो अपने ही गांव के किसी मार्केट में उसको बेचने के, अपने हस्बैंड के साथ वो जाती है एक पास के ही व्यापारी के पास। तो व्यापारी जो कि उसकी फ़सल का ख़रीदार है, और हो सकता है कि वो उसकी फ़सल की कीमत अपने हिसाब से आके, तो आखिर वो एक व्यापारी के पास क्यों जाती है? क्यों नहीं वो अपनी मार्केट को कुरनूल के ही किसी मार्केट में सेल कर दे? तो इसमें क्या था कि जस्ट जब क्रॉपिंग सीज़न की जब शुरुआत हुई थी, तो सपना ने उस व्यापारी से 2500 रुपये उधार में ले लिए, जो कि उस व्यापारी ने उसको एक बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ दिए। और उस समय में स्वप्ना को ज़रूरत थी अपनी खेती के लिए कुछ अच्छे बीजों की, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की। और इसके साथ साथ जो व्यापारी था उसने बड़ी ही चालाकी से स्वप्ना के साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया, और उसको वो तैयार कर लेता है कि मीन्स वो उसको एक प्रॉमिस करे कि जब उसकी कॉटन की फसल पक जाती है या उसे वो जब वो तैयार हो जाती है तो बेचने के लिए वो उसके पास ही लेके आएगी। अब कल्टीवेशन जो कॉटन का होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और काफ़ी खर्चा होता है। जैसे किसानों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती हैं, जिनके ऊपर भारी खर्चा उठाना पड़ता है। और जो छोटे किसान होते हैं ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे ही किसी व्यापारी के पास जाते हैं उधार लेने के लिए। तो आगे दृश्य है अब व्यापारी के घर का। तो उसके घर के आंगन में दो उसके नौकर हैं जो कि स्वप्ना के द्वारा लाई गई उस कॉटन बैग को तोलने का काम कर रहे हैं। और व्यापारी जो है इसी समय में ही स्वप्ना को उसके कॉटन की जो पेमेंट है वो भी बताता है कि वो कितनी उसको देगा। तो वो हिसाब लगाता है कि पर क्विंटल के हिसाब से उसको 1500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, और इस प्रकार से वो उसकी इनकम बनाता है 6,000 रुपये। तो व्यापारी इसके साथ उसको ये भी कहता है कि जैसे कि उसने उसको 2500 रुपये उधार में दिए थे, तो इंटरेस्ट के साथ वो भी बन जाते हैं 3,000 रुपये। तो इस प्रकार से जो स्वप्ना है उसको अपने इस लोन प्लस इंटरेस्ट के साथ 3,000 रुपये व्यापारी को वापस देने होंगे। अब इसके बाद स्वप्ना और व्यापारी के बीच में बातचीत चलती है। अब स्वप्ना कहती है ओनली 3,000। तो कॉटन प्रोडक्शन जो है वो तो काफ़ी उसका अच्छा हुआ था, अच्छी क्वालिटी में इस बार कॉटन पैदा हुई थी और क्वांटिटी भी अच्छी थी, और इस बार उसको पूरी होप थी कि मीन्स उसको बहुत अच्छे दाम जो हैं अपने इस कॉटन के मिलेंगे। अब जो ट्रेडर है वो उसको क्या बोलता है कि मीन्स जो कॉटन है इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और जिस वजह से उसके दाम बहुत कम हैं। और स्वप्ना उसको फिर बताती है कि मीन्स उसने इस बार पूरे 4 महीने लगातार अपनी इस फसल के लिए बहुत मेहनत की, और इस बार उसको बहुत ज़्यादा होप थी कि वो इसकी एक अच्छी कीमत पाएगी। लेकिन आगे जो व्यापारी है वो उसके साथ और चालाकी से बात करता है, और वो कहता है कि मैंने तो आपको इस कॉटन के बहुत अच्छे प्राइसेस दिए हैं, और इवन आपको तो कोई दूसरा जो व्यापारी है वो इतने अच्छे दाम कभी नहीं देता। चाहो तो इसके बारे में आप मार्केट में भी चेक कर सकते हो। तो स्वप्ना जो है वो आगे उस ट्रेडर को थोड़ा सा कंसोल करती है कि डोंट बी एंग्री, कि भी नाराज़ मत होइए, और मुझे आप पर कोई डाउट नहीं है, बट मुझे आज इस बार ये होप थी कि मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है तो मुझे एक अच्छी आमदनी होने वाली है, जिससे हमारे आगे के जो कुछ महीने हैं वो काफ़ी आराम से बीत सकते हैं। जबकि स्वप्ना को इस बात का पता होता है कि जो कॉटन की कीमत बाज़ार में है वो 1,800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से तय की हुई है। लेकिन वो ज़्यादा उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि जो व्यापारी है वो गांव का एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है। इसके अलावा गांव के जो सभी किसान हैं
वो कहीं ना कहीं उस व्यापारी से लोन लेने के लिए भी जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि सिर्फ कल्टीवेशन के लिए ही नहीं, यानी खेती के लिए ही नहीं, बल्कि वो अपनी कुछ दूसरी ज़रूरतें भी उस व्यापारी से लिए हुए उधार के जो पैसे हैं उनसे ही वो पूरा कर पाते हैं। तो जैसे वो ज़रूरतें कौन सी हो सकती हैं, अगर मान लो उनके अपने घर परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए दवाई चाहिए, मेडिसिन्स चाहिए। बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनकी फ़ीस के लिए भी पैसा चाहिए। और इसके अलावा टाइम टू टाइम, जैसे मान लो कि खेतों में कुछ टाइम के बाद काम बिल्कुल नहीं होता, किसान फ्री हो जाते हैं लेकिन इनकम कुछ नहीं होती। और ऐसी कंडीशन में भी जो ये छोटे किसान हैं या गरीब किसान हैं वो इन्हीं ट्रेडर्स के पास जाते हैं और पैसा उधार में लेते हैं और इसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। अब स्वप्ना की जो अर्निंग है वो भी एक वेज लेबर के समान ही है। जैसे जो डेली वेजर्स होते हैं जितना कमाते हैं या जितना वो काम करते हैं उतनी ही उनकी इनकम होती है, उतनी ही कमाई वो कर पाते हैं और बड़ी ही कठिनाई से वो अपना गुजारा चलाते हैं। तो ऐसे ही स्वप्ना की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट जो था, यानी कि कॉटन की जो शर्ट की हम स्टोरी पढ़ रहे थे कि जो शर्ट है तो उसका जो लाइफ साइकिल क्या है, तो उसकी शुरुआत होती है कॉटन प्रोडक्शन के साथ। तो हमने फर्स्ट फेज़ में पढ़ा कि उस फर्स्ट फेज़ में इन्वॉल्व होते हैं एज अ लिंक फॉर्म में एक फार्मर और दूसरा ट्रेडर। तो यहाँ पे स्वप्ना वो किसान है जो कि कॉटन की पैदावार करती है और आगे कॉटन ख़रीदने वाला है एक ट्रेडर। अब वो उस कॉटन को क्या करेगा और सेकेंड फेज़ में उसको वो कहाँ भेजेगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यस, तो हम अपनी मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यस, गुड बाय टू एवरीवन एंड गुड डे टू ऑल।